रामू अपने गांव जाने के लिए निकला। काफी रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा और बस झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यार काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं बस मिलेगी भी या नहीं। कुछ देर बाद वो गांव के पुराने बस स्टैंड पर पहुंचा। यार पता नहीं बस कब आएगी, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। और ये वही बस स्टैंड है जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि ये भूतिया है, रात में यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, अब तो बस मिलने की यही आखिरी उम्मीद है। कुछ ही पलों में एक बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक जाती है। अरे वाह, अब तो मैं समय पर गांव पहुंच जाऊंगा। रामू बस में चढ़ जाता है और एक सीट पर बैठ जाता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है। पूरी बस खाली थी। बस में केवल एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही रामू की सांसें तेज हो गईं। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना सिर रामू की तरफ घुमाती है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बस में आकर। ये तेरा आखिरी सफर होगा। तुम कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। आज एक और सीट पूरी हो जाएगी। रामू का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और फिर वो बूढ़ी औरत रामू की जान ले लेती है। यही है वो मनहूस बस स्टैंड जिसके बारे में गांव के लोग आज भी बात करने से डरते हैं। रोहन इस कहानी को हमेशा से एक अंधविश्वास मानता आया था। एक शाम दादी ने फिर वही बात छेड़ी। बेटा, अगले हफ्ते अमावस्या है, ध्यान रखना, रात को बाहर मत निकलना। दादी, आप भी ना, हर बार यही बात। रोहन की ये बात सुनते ही दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तू नहीं जानता बेटा, तेरे बाबा ने देखा था जवानी में। उसके बाद वो कभी अकेले रात को घर से बाहर नहीं निकले। तो फिर बाबा ने क्या देखा था? वो कभी पूरी बात नहीं बताते थे, बस इतना कहते थे कि उस बस में बैठे लोग वो लोग नहीं थे। अगले दिन गांव के चौराहे पर रोहन अपने दोस्तों विक्रम, समीर और आकाश से मिला। अमावस्या और उस पुराने बस स्टैंड की बात फिर शुरू हो गई। अरे ये सब बकवास है। आज के जमाने में जहां लोग चांद पर पहुंच गए हैं और हमारा गांव अब भी उस बस स्टैंड पर अटका हुआ है। नहीं यार, ये सब सच है। मेरे दादाजी भी बताते हैं कि अमावस्या की रात उस बस स्टैंड से दूर रहना। यार आकाश तो पहले से ही फट्टू है। रोहन, इसे मजाक में मत लो। कुछ चीजें न होते हुए भी होती हैं। तुम सब पढ़े लिखे होकर पागलों वाली बातें मत करो। कुछ पल चारों चुप रहे। सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम धीरे से मुस्कुराया। अगर इतना ही यकीन है तुझे तो आज रात जाके दिखाओ स्टैंड पे, अकेले। आज अमावस्या है। रोहन के अंदर छिपा घमंड अचानक जाग उठा। चला जाऊंगा। देख लेंगे रात को। कितना बहादुर है तू। यार रोहन, मजाक में मत ले इस बात को। मेरे चाचा के दोस्त का भाई गायब हो गया था, ठीक अमावस्या की रात, उसी बस स्टैंड के पास से। आज तक वो नहीं मिला। रोहन ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के 11:30 बजे जब दादी सो चुकी थी, रोहन चुपचाप अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने विक्रम को मैसेज किया, निकल गया हूं, स्टैंड की तरफ जा रहा हूं। रास्ते में ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई इंसान, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट और दूर कहीं झींगुरों की तेज आवाज। जैसे जैसे वो गांव के आखिरी छोर की तरफ बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचकर उसने बाइक खड़ी की। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में देखी थी, बस अब और भी वीरान लग रही थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने घड़ी देखी।
रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसी वक्त दूर अंधेरे में एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। साथ ही एक भारी धीमी गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई देने लगी। रोहन की सांसें तेज होने लगी, उसके हाथ अनजाने में कांपने लगे। कुछ ही पलों में एक पुरानी बस अंधेरे को चीरती हुई उसके सामने आकर रुक गई। उसके टायर जमीन को छू तो रहे थे, लेकिन कोई धूल नहीं उड़ी, जैसे वो बस जमीन पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया से चलकर आई हो। बस के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। रोहन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें बस के अंदर झांकने लगी। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर रोहन की तरफ घुमाने लगा। चढ़ जा, तेरा इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांस टूट रही थी। मुझे नहीं जाना। कोई नहीं चाहता ना बेटा। 30 साल पहले जो 5 लोग यहाँ अधूरे रह गए, उनकी यात्रा तभी खत्म होगी जब गिनती पूरी होगी। हर अमावस्या को हम एक सीट खाली रखते हैं। आज वो सीट तेरे नाम है। धीरे धीरे एक औरत बाहर आने लगी। उसका चेहरा देखते ही रोहन का खून जैसे जम गया। वो चेहरा हूबहू उसकी दादी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थीं, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा भरा हो। डर मत बेटा, बस एक बार बैठ जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। दादी, आप यहाँ कैसे? मैं हमेशा से यहीं थी बेटा, तू बस देख नहीं पाया अब तक। आ जा यहाँ, आ जा। रोहन का दिमाग चीख रहा था, ये उसकी दादी नहीं हो सकती। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो फिर मैं कौन हूँ बेटा? रोहन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं और मोबाइल उसके हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया। तभी दूर अंधेरे से एक आवाज सुनाई दी। रोहन, रोहन, कहाँ है तू? रोहन की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जगी। विक्रम, यहाँ हूँ मैं, जल्दी आओ। कुछ ही पलों में विक्रम, समीर और आकाश टॉर्च लिए दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी बस पर पड़ी, बस धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे कोहरा उसे अपने अंदर निगल रहा हो। ये क्या है रोहन? हाँ, सच में थी, और उसमें दादी भी थी। तेरी दादी? वो तो घर पर है। घर पहुंचकर रोहन ने दादी को घबराकर जगाया। उसने पूरी बात एक सांस में बता दी। दादी का चेहरा सुनते ही एकदम उतर गया। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लौट कर आएगी अगली अमावस्या को। एक बात है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर कोई एक बार उस बस को देख ले तो अगली अमावस्या तक उसे घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। उस रात के बाद रोहन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया, लेकिन डर उसके साथ घर के अंदर भी आ चुका था। अमावस्या की रात आ गई। दादी ने पूरे घर में हवन किया। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर दरवाजा, हर खिड़की बंद करवा दी। चौखट पर हल्दी और सिंदूर का घोल लगाया, फिर रोहन के कमरे में एक दिया जलाकर रख दिया। बेटा, चाहे कुछ भी हो, इस दिए को बुझने मत देना और खिड़की से बाहर मत देखना। रात के 11:55 बजे बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दिए की एक कांपती हुई लौ बाकी थी। 12 बजते ही बहुत दूर से वो गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज और करीब आती गई, और करीब और करीब। कुछ ही पलों में रोहन को महसूस हुआ कि पूरा घर हल्का हल्का कांप रहा है। फिर अचानक सब रुक गया। एक भयानक भारी सन्नाटा पूरा घर निगल गया। तभी बाहर से एक आवाज आई, बिल्कुल दादी की आवाज। बेटा, अब घर की दीवारें तुझे नहीं बचा सकती।
दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे। रोहन चौंक कर अपने बगल में देखता है। असली दादी वहीं जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, मंत्र पढ़ते हुए। रोहन की सांस जैसे रुक गई। तभी दरवाजे पर 3 धीमी भारी दस्तकें हुई। फिर दरवाजे की सिटकनी अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे और तेज, फिर बहुत तेज। अचानक सब रुक गया। इतनी गहरी खामोशी कि रोहन को अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। और उसी खामोशी में उसे अपने ही कमरे के अंदर, अपने ठीक पीछे से एक ठंडी भारी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके कंधे के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैं यही हूँ बेटा, तेरे बिल्कुल पास पास पास। लेकिन दादी ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत देखना, सिर्फ दिए को देख। कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर जिसमें रोहन के बाबा की फोटो थी, अचानक दीवार से गिर गई। कांच पूरे फर्श पर बिखर गया। दादी ने रोहन को और जोर से पकड़ लिया। हिलना मत, जो भी हो यहीं खड़ा रहे। दिए की लौ अचानक बहुत बड़ी हो गई और पूरे कमरे में एक तेज ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया। उसी हवा के साथ रोहन को एक भयानक, लंबी, दर्द भरी चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो किसी इंसान के गले से निकलना नामुमकिन लगे। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। उसके पीछे की ठंडी सांस गायब हो गई, दरवाजे की सिटकनी शांत हो गई, बाहर की गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर होती चली गई, जब तक वो पूरी तरह खामोशी में घुल नहीं गई। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सबकी तेज सांसें कमरे में गूंज रही थीं। दिया अब भी जल रहा था, शांत, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच गया बेटा, इस बार बच गया। दादी, वो मेरे पीछे खड़ा था, मैंने महसूस किया। मुझे पता है बेटा, मैंने भी महसूस किया। क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो गया? मुझे नहीं पता बेटा, जिसे एक बार वो देख लेते हैं उसका पीछा शायद कभी पूरी तरह नहीं छूटता। उस रात के बाद रोहन ने फिर कभी उस पुराने बस स्टैंड की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब भी अमावस्या की रात आती है, वो अपने कमरे में एक दिया जरूर जलाकर रखता है, दरवाजा बंद कर लेता है और चाहे कुछ भी आवाज आए पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस बंद बस स्टैंड की तरफ से डीजल इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी एक धीमी खोखली आवाज भी आती है, आज कौन आएगा हमारे साथ। अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर आधी रात के बाद कोई पुरानी बस अपने आप आकर रुकती देखें और अपने ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस करें, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आपके पीछे खड़ा है वो आपकी अगली सीट का इंतजार कर रहा है।